नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अब पक्षियों से बचियो, क्योंकि वो आपको बीमार कर सकते हैं। हमारा मकसद समाज में भय पैदा करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और हम हर तथ्य भी आपके सामने रखते हैं। पक्षियों से बचने की अपील हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि कोरोना के बाद अब एक नया अनचाहा मेहमान हमारे बीच पहुंच चुका है। बर्ड फ्लू का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह है क्या, कितना खतरनाक है और क्या इसके लक्षण हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सीनियर डॉक्टर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए और जानिए कि अब तक देश में कहां कहां फैल चुका है बर्ड फ्लू। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी करीब 50 पक्षियों की मौत की खबर सामने आ चुकी है, लेकिन अभी तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई। दिल्ली में कई कोए मृत पाए जा चुके हैं। इसके अलावा संजय झील में कई बत्तखों की भी मौत हो चुकी है। इस मामले में अभी जांच की जा रही है। कुछ ऐसा ही हाल महाराष्ट्र का है। बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत की खबर सामने आई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं हुई कि किन कारणों से इन मुर्गियों की मौत हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और छत्तीसगढ़ में पक्षियों के सैंपल लैब में भेजे गए हैं। जांच के परिणाम सामने आने के बाद ही पता चल सकेगा कि बर्ड फ्लू इन दोनों जगहों पर भी पहुंच गया या नहीं। लेकिन इससे पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील करते हुए सख्त कदम भी उठाए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि बर्ड फ्लू पर दिल्ली सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। घबराने की या चिंता की कोई बात नहीं, स्थिति पर लगातार नजर है। अभी तक दिल्ली में एक भी कंफर्म्ड केस नहीं पाया गया। एहतियातन आज से जीवित पक्षियों का दिल्ली में आयात बंद और गाजीपुर मुर्गा मार्केट भी 10 दिन के लिए बंद। पक्षियों के मरने के, खास तौर से क्रोज, कौवों के मरने की खबरें आ रही हैं। उनके ऊपर वहीं उसी जिले की रैपिड रिस्पांस टीम तुरंत पहुंच के उसके ऊपर उचित कार्रवाई कर रही है। लेकिन आज एहतियात के तौर पे दिल्ली सरकार में हमने 2 निर्णय लिए हैं। एक तो दिल्ली के अंदर लाइव बर्ड्स के इंपोर्ट पे आज से कंप्लीट बैन लगाया जा रहा है। बाहर से कोई भी लाइव बर्ड्स इंपोर्ट नहीं अलाउ किए जाएंगे। और दूसरा, गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट जो है दिल्ली की, उसको 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। ये आज दोनों निर्णय लागू किए जा रहे हैं और जैसा मैंने बताया कि सोमवार को जब रिजल्ट्स आएंगे और जो भी उचित कदम उठाने की ज़रूरत है वो सभी कदम उठाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के पौंग इलाके में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद हड़कंप मच गया। बर्ड फ्लू वायरस की दहशत हिमाचल के पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब तक भी पहुंच गई। हालांकि हरियाणा के पंचकूला में पहले ही बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद सरकार ने अहम फैसला भी लिया। लेकिन पंजाब में अभी तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई। राजस्थान के सवाई माधोपुर, पाली, दौसा और जैसलमेर समेत 11 जिलों में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हुई है। उधर मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि वाले जिलों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। मंदसौर और नीमच में भी वायरस कंफर्म हो चुका है। गुजरात के जूनागढ़ में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। केरल के 2 प्रभावित जिलों में मुर्गियों को मारा गया है। केरल, हरियाणा और हिमाचल के प्रभावित इलाकों के दौरों के लिए केंद्रीय टीम को भेजा गया। बर्ड फ्लू से दहशत इतनी बढ़ गई है कि अंडे और मुर्गे के कारोबार में वहां भी भारी गिरावट देखी जा रही है, जहां कोई भी केस अभी तक सामने नहीं आया। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है, इसलिए अंडे और मुर्गे का कारोबार प्रभावित हो रहा है और कारोबार करने वाले लोग परेशान नजर आ रहे हैं। असर पड़ा है। हम सर इतने परेशान हैं कि कुंटल इससे टाइम तक बेच लेते थे हम। अब ये स्थिति है कि 10 किलो नहीं बिका। हम ज़्यादा ही दुखी हैं ये बीमारी से। और ऐसी कोई बात नहीं है, ये अफवाह फैलाई जा रही है। अपने यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी ये जो कड़े सुरक्षा रहे हुए हैं, बॉर्डर से अंदर ना आए कोई, समझे, इस तरीके से कोई भी अफवाह बनाया है
चिकन में ऐसा कोई वायरस नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है, इससे बहुत फ़र्क पड़ा है हमें। ये समझिए हम 500 रुपये रोज़ कमाने वाले अब ज़्यादा 100-150 रुपये हाथ में आ रहे हैं, इतना फ़र्क पड़ रहा है हमें। इतना ही नहीं, लोगों में कोरोना की तरह ही बर्ड फ्लू का भी भय है, क्योंकि इस वायरस का असर इंसानों पर भी हो सकता है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह वायरस पक्षियों के साथ साथ इंसानों को भी प्रभावित करता है। अगर ये पक्षियों में पाया जाता है तो ये इंसान को भी अपनी चपेट में ले सकता है और समय पर इलाज नहीं होने पर जान जाने का भी खतरा है। इसलिए हर किसी से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। बर्ड फ्लू पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता जुड़ चुके हैं, उनसे अधिक बातचीत करेंगे। डॉक्टर डीके गुप्ता, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी नमस्कार सर। जी डॉक्टर डीके गुप्ता, सबसे पहले मेरा सवाल यही है, क्योंकि बर्ड फ्लू एक सबसे पहले हम कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं और उसी बीच अब वैक्सीन आ गई कोरोना की, लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो बर्ड फ्लू का भी खतरा कुछ वैसा ही बन रहा है। वही खौफ लोगों में बर्ड फ्लू को लेकर के भी है। क्या है बर्ड फ्लू और क्या कुछ इसके लक्षण हैं, इसके बारे में सबसे पहले आपसे जानकारी चाहेंगे। तो बर्ड फ्लू भी एक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है। इसको एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, एवियन फ्लू बोलते हैं या बर्ड फ्लू बोलते हैं। जी। इन्फ्लुएंजा वायरस 4 तरह के होते हैं, वायरस ए, वायरस बी, वायरस सी, वायरस डी। जी। इन्फ्लुएंजा ए वायरस नॉर्मली बर्ड फ्लू करता है और बर्ड फ्लू में भी 2 तरह के बर्ड फ्लू होते हैं। एक होते हैं जो सीरियस बीमारी पैदा नहीं करते, उनको बोलते हैं लो पैथोजेनिसिटी। एक होते हैं हाई पैथोजेनिसिटी, जिनको सीरियस बीमारी पैदा करते हैं। जो H5N1 है वो हाईली पैथोजेनिक है, मतलब वो सीरियस प्रॉब्लम करता है, सीरियस बीमारी करता है। और पहली बार 1996 में चाइना में आइसोलेट किया गया था और हांगकांग में पहली बार ह्यूमन से 1997 में पैदा किया, आइसोलेट किया गया था जी। इसका उस समय इसने जो इतने लोगों को हुआ था उसमें 60% मॉर्टेलिटी रेट था, मतलब 60% लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भी छोटे मोटे आउटब्रेक्स होते रहते हैं, बट नॉर्मली अभी इंडिया में ऐसा कोई केस ह्यूमन में नहीं पाया गया है। नॉर्मली इंडिया में बहुत सारे केसेस होते रहते हैं, बट वो नॉर्मली बर्ड्स के अंदर होते हैं, बर्ड्स की मृत्यु हो जाती है। बट बर्ड से ह्यूमन में ट्रांसमिशन नहीं होता है, ये रेयर है। बट थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो इन्फेक्टेड बर्ड्स हैं या इन्फेक्टेड पक्षी हैं, इनके कांटेक्ट में आता है, या कोई पोल्ट्री फार्म में वर्क कर रहा है, या कोई उस चिकन या मटन की मार्केट है उसके अंदर काम कर रहा है, या उस एरिया में एंडेमिक एरिया में जहाँ फैला हुआ वहां जाता है, या जो ऐसे लोग हैं जो डेड बर्ड्स को हैंडल कर रहे हैं और वो प्रिकॉशन नहीं रख रहे हैं, तो उनके अंदर ये जा सकता है, उनको इन्फेक्ट कर सकता है। और रेयरली अगर इसमें रेप्लिकेशन बहुत ज्यादा होता है बर्ड्स के अंदर, तो अगर कोई म्यूटेशन होता है तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो सकता है। तो इसके अंदर पूरा पोटेंशियल है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन करने का और सीरियस बीमारी पैदा करने का। अभी तक नॉर्मली छोटे छोटे आउटब्रेक्स होते हैं, अगर ये गंभीर बीमारी बनती है, ज्यादा बड़े एरिया को रूप फैल जाती है, किसी स्टेट में पूरे में फैल जाती है या 4-5 स्टेट में फैल जाती है, तब इसको हम बोलते हैं एपिडेमिक। और कई सारे देशों में अगर फैलने जाती है तो बोलते हैं पैंडेमिक। जैसे कोविड पैंडेमिक है कि दुनिया के लगभग हर अधिकतर देशों में फैल चुका है। तो इस वायरस में भी मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं आपको, पैंडेमिक पैदा करने की क्षमता है अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो जाए, अगर ये रेप्लिकेशन होता है। अगर हमने पक्षियों के अंदर इस वायरस को रोका नहीं रेप्लिकेशन होने से, फैलने से, तो ये इसमें म्यूटेशन के चांसेस रहते हैं थ्योरेटिकली, तो वो पैंडेमिक या एपिडेमिक कर सकता है। तो इसलिए हमें इस पर रोकना चाहिए। ऐसे ही बर्ड फ्लू की सिमिलर ही स्वाइन फ्लू, डॉग फ्लू, हॉर्स फ्लू, ऐसे बहुत सारे वायरस आते रहते हैं। ह्यूमन फ्लू जिसको हम बोलते हैं, स्वाइन फ्लू जो H1N1 है, ये फैलते रहते हैं, बट नॉर्मली छोटे छोटे आउटब्रेक्स होते हैं। जी, लेकिन जिस तरीके से खतरे को टालने के लिए हमने कोरोना वायरस में एक एहतियात बरता कि किसी को छुएंगे नहीं, अपने हाथों को अपने नाक पे, मुंह पे, आंख पे नहीं लगाएंगे, इसमें क्या ऐसा है कि ये हवा के साथ भी फैलता है? नहीं, अभी तक हवा के साथ नहीं फैलता है, लेकिन ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है। अगर किसी इन्फेक्टेड बर्ड को हो गया है, कोई बर्ड ऐसी चिड़िया पक्षी जिसको ये बर्ड फ्लू हो रखा है, अगर वो चिड़िया मूव कर रही है, नॉर्मली माइग्रेटरी पक्षी में होता है, मूव कर रही है और आपके घर की बालकनी में बैठ रही है, तो जो पक्षी हैं ये अपने नेजल सिक्रीशंस हैं, अपने जो मल है, एक्सक्रीटा है, आई सिक्रीशन है, सलाइवा है, इससे वायरस को सेट ऑफ कर सकते हैं। और वहां से अगर उस टच सरफेस को हम लोग टच करेंगे, अपने नाक, मुंह, आंख को छुएंगे, तो जैसे हम कोविड की बात करते थे, उस तरह ये भी हमारे अंदर फैल सकता है और चांसेस हैं। इसलिए इसमें हमें सारे प्रिकॉशंस रखने चाहिए।
एयरबॉर्न होने के चांसेस कम है। बट अगर मैंने कहा ना ऐसे पक्षी, बहुत सारे पक्षियों को हो गया और पक्षी घूम रहे हैं और वो एक्सक्रीटा सलाइवा को एक्सक्रीट कर रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर, तो चांसेस है, रेयर चांसेस है कि एयरबॉर्न भी हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्टडीज नहीं है कि एयरबॉर्न होने की इसकी। जी, मतलब वही सावधानियां हमें बरतनी है जो कोरोना को लेकर के हम पहले से बरतते हुए आ रहे हैं। नहीं, इसके अलावा और सावधानियां बरतनी, इसमें जो ओपन एयर मार्केट है उसमें नहीं जाना हमें। जी। जो ऐसी पक्षी हैं जो मृत हो गए, इन्फेक्टेड पक्षी हैं, उनको हैंडल करते समय हमें पूरी पीपी किट पहननी है, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, मास्क पहनना है और कोशिश करें अवॉइड करें जनरल पब्लिक उस एरिया में ना जाए। अंडर कुक्ड पोल्ट्री को नहीं खाना है मैं नहीं खाना कि चिकन नहीं खाना है आपको, मीट नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है, बट ए फुल कुक खाना है। फुल कुक मतलब होता है कि उसको कम से कम हम 20 से 30 मिनट तक बॉईल करें, एटलीस्ट 75 डिग्री से ऊपर। और अगर हम अंडे की बात करें तो अंडा एटलीस्ट जो व्हाइट वाला एरिया है और उसका अंदर यॉक जो पीला वाला होता है, दोनों फर्म हो जाना चाहिए बॉईल करने के बाद, तभी हमें उसको खाना चाहिए, अदरवाइज उसको अवॉइड करें। अपने हैंड हाइजीन का पूरा ध्यान रखें, बार बार हाथ धोने। अगर हम इस तरह की मार्केट में काम कर रहे हैं, ऐसी जगह जा रहे हैं, इसके अतिरिक्त एक सबसे अच्छी प्रिवेंशन के लिए क्या तरीका है कि एफडीए अप्रूव्ड यूएस में इसकी वैक्सीन बनी हुई है एवियन फ्लू की H5N1 के नाम से, वो अभी तक दूसरे देशों में है नहीं। तो सारे सरकार को ये चाहिए कि ऐसी वैक्सीन को बना के स्टोरेज में रखें कि अगर ऐसे आउटब्रेक्स होते हैं तो उस एरिया का मास इम्यूनाइजेशन, मास वैक्सीनेशन करना चाहिए कि सो दैट इसको हम वहीं कर्टेल कर सकें, इस आउटब्रेक को आउटब्रेक के रूप में खत्म कर दें, एपिडेमिक या पेंडेमिक ना बन दे। तो ये कई सारे प्रिवेंशन के मेथड्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर डी के गुप्ता, हमारे समाज में एक रिवाज भी कह सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी छत पर या फिर अपनी बालकनी में पक्षियों के लिए दाना पानी रखते हैं, तो उसके लिए किस तरीके से सावधानी बरतनी होगी ताकि वहां पर दूसरे पक्षियों में भी ये ना फैले, इंसानों में भी ना फैले वहां से? तो अभी कोशिश करेंगे इस एक्टिविटी को अवॉइड करें, ऐसा नहीं रखना चाहिए कि अगर वो दाना पानी खाने के लिए पक्षी आपके अगर उस पे छत पे आता है तो वो चांसेस है कि वहां पे अपना मल, अपने सीक्रेशन, चाहे नेजल सीक्रेशन चाहे ओरल सीक्रेशन, सलाइवा को वहां पे सेट ऑफ कर सकता है, उसके अंदर वायरस हो सकता है। वहां से उस सरफेस को आप टच करेंगे, छुएंगे और वहां से आप नाक मुंह को छुएंगे तो आपको भी ये फैल सकता है, आपके परिजनों को या आपके परिवार के बच्चों को या बड़े बुजुर्गों को फैल सकता है। तो अगर एक को हुआ तो चांसेस है कि उस घर में सब लोगों को हो सकता है, जैसे हम कोरोना की बात करते हैं, बिकॉज वो बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट एनवायरमेंट होता है, तो इसलिए अवॉइड करें। और खास करके मैं एक चीज और बताऊंगा कि जो सिम्टम्स है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, जब भी आप किसी इन्फेक्शन के एरिया में जाते हैं, अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो 2 से 8 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है। मतलब आपको जो सिम्टम्स अपीयर होंगे इन्फेक्शन से भी, जो उसमें गैप जो है 2 से 8 दिन का है। उसका जो नॉर्मली है, अगर आप किसी एंडेमिक एरिया में जा रहे हैं या हिस्ट्री आपकी ट्रबल की, आपको सोर थ्रोट हो रहा है, रनिंग नोज हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, कफिंग हो रही है, फीवर है, बॉडी एक है, मसल एक है, पसीना आ रहा है, ड्राई कफ हो रहा है, नजल कंजेशन हो रहा है, कंजक्टिवाइटिस हो रही है, वीकनेस हो रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। और हमारे पास अच्छी दवाइयां उपलब्ध हैं, इसमें टैमीफ्लू है, सिल्टामाविर है, जेनेमाविर है, जो इसके अगेंस्ट इफेक्टिव है। अगर हम अर्ली दवाइयां चालू कर सकते हैं तो इसको रोक सकते हैं। अगर हमने दवाई नहीं चालू करी तो ये मरीज जो है, इनको ये बीमारी हुई है, उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। नॉर्मली ये जैसे कोविड अफेक्ट करता था लंग्स को, ये भी लंग्स को अफेक्ट करता है, और लंग्स के अंदर निमोनिया जो है, कंसोलिडेशन जिसको बोलते हैं, उसके बाद ARDS है जिसमें पूरा लंग वाइट आउट हो जाता है और ऑक्सीजन का आदान प्रदान लंग के अंदर नहीं हो पाता है। उसकी वजह से जो दूसरे हमारे ऑर्गन है, जो दूसरे अंग है, वो सफर करते हैं। किडनी है, लिवर है, हार्ट है, ब्रेन है, उसमें लिवर डिस्फंक्शन कर सकता है, लिवर फेलियर कर सकता है, किडनी फेलियर कर सकता है, हार्ट फेलियर कर सकता है, दिमाग में जो होता है इंसेफेलोपैथी उसको बोलते हैं, दिमागी बुखार, उसको कर सकता है, और फाइनली अगर सारे ऑर्गन फेल होते हैं तो डेथ कर सकता है। मैंने बताया, फिर दोबारा बता रहा हूँ, डेथ जो रेट है वो 60% है, बहुत जाता है। और खासकर ऐसे लोगों को बचना चाहिए जिनको कोविड हो गया है, बिकॉज उनके ऑलरेडी लंग्स कमजोर हो चुके हैं, या जिनको हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, डायबिटीज है, या कोई कैंसर है किसी तरह का, किसी तरह का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ऐसे लोगों को जरूर पूरा ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल डी के गुप्ता, और भी महत्वपूर्ण सवाल है, उन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बर्ड फ्लू को लेकर के और हमारे साथ सीनियर डॉक्टर डीके गुप्ता लगातार बने हुए हैं और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता, आप ब्रेक से पहले जिस तरीके से बता रहे थे कि कितना खतरनाक ये वायरस हो सकता है, 60% तक इसका मृत्यु दर इससे पहले रह चुका है अगर इंसानों में फैलता है तो। लेकिन अगर बात की जाए शुरुआती लक्षणों की, क्योंकि इन दिनों कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है, कोरोना का खतरा बना ही हुआ है लगातार, और उसके साथ साथ ये बर्ड फ्लू आ गया है, तो ऐसे में अगर शुरुआती लक्षणों में किस तरीके से ये पहचान कर पाएंगे आम लोग कि अब कोरोना है या फिर बर्ड फ्लू है या फिर नॉर्मल, जिस तरीके से मौसम फिलहाल ठंड का चल रहा है, तो ऐसे में अगर हल्का गर्म सर्द भी हो जाता है तब भी जुकाम वगैरह हो जाता है, तो किस तरीके से इनमें अपने आप पहचान करने में सक्षम हो पाएंगे आम लोग? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस समय अगर हम बात करें कि कोरोना के लक्षण और इसके लक्षण दोनों के बिल्कुल सेम होते हैं, कोई बहुत डिफरेंस नहीं, जैसे हम लोग बात कर रहे थे। और इसमें हमें ये देखना है कि हाई सस्पिशन रेट देखना है। मतलब अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे एरिया में ट्रेवल किया है, ऐसे जगह यात्रा की है वहां पे बर्ड फ्लू फैला हुआ है, और उसने पोल्ट्री फार्म में या ऐसी ओपन एयर मार्केट में गया है या ऐसी बर्ड्स को हैंडल कर रहा है, या वो पोल्ट्री फार्म में फार्मर है या वर्कर है और उसको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, इट मीन्स अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज इट इज बर्ड फ्लू। जब तक उसकी जांच ना हो जाए तब तक हमें बर्ड फ्लू मान के उसको ट्रीट करना चाहिए, उसको आइसोलेट करना चाहिए, सो दैट हम उसको वहीं कटल कर लें, उसको बचा सकें और इन्फेक्शन फैलने से बचा सकें। मतलब डॉक्टर गुप्ता, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें गर्म सर्द भी होता है, क्योंकि कुछ लोग एसी से या हीटर से निकल करके बाहर ठंड में चले जाते हैं, तब हमें कुछ जुकाम की शिकायत हो जाती है, सिर में दर्द वगैरह हो जाता है, तो हमें उसको भी ये समझ लेना चाहिए कि या तो ये बर्ड फ्लू हो सकता है या कोरोना हो सकता है? हाँ, कोरोना हो सकता है, लेकिन अगर आपको कोई हिस्ट्री नहीं है, आपने कोई ट्रेवल नहीं किया है, आप फार्मर नहीं है, आप पोल्ट्री फार्म वर्कर नहीं है, आपने कोई अंडर कुक्ड या अनकुक्ड मीट नहीं खाया, एग नहीं खाया, तो सस्पिशन नहीं है। बट अगर साथ में ऐसी कोई हिस्ट्री है, आप कहीं बाहर गए जहाँ पे ये बर्ड फ्लू फैला हुआ है और वहां पे आपने बर्ड्स के जो मृत बर्ड्स हैं उनके साथ कोई हैंडलिंग करी है, कोई मीट अनकुक्ड खाया है, अंडर कुक्ड एग खाया है, तो फिर आपको हाई सस्पिशन रखना चाहिए। बिल्कुल जी। और अगर बात की जाए कोई पक्षी इस तरीके से बैठा हुआ है या फिर उसमें कुछ बर्ड फ्लू के लक्षण हैं, तो किस तरीके से पहचाना जाए ताकि उसे भी मरने से बचाया जा सके? नहीं, पक्षी को मरने से बचाने की हमें जहमत नहीं उठानी चाहिए, बिकॉज ये बड़ा मुश्किल है, उसके लिए कोई ऐसी दवाई नहीं है, हम बचा नहीं सकते उसको। तो बल्कि अगर कोई लग रहा है डाउटफुल सस्पेक्टेड, उसको मार देना चाहिए और उसको कहीं पे अच्छे से कवर करके पूरा प्रिकॉशन लेके, स्टाइल प्रिकॉशन लेके, पूरी पीपी किट पहन के उसको कवर करके मिट्टी में दबा देना चाहिए, सो दैट वो इन्फेक्शन किसी और को ना फैलाए। जी, क्यूलिंग ऑफ बर्ड्स बोलते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इसीलिए शायद ये राज्य सरकारें अहम फैसले ले रही हैं, जो पोल्ट्री फार्म है वहां पर जो मुर्गियां पाली जा रही हैं अलग अलग जगहों पर, वहां पर मुर्गियों को मारने का काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल जी। तो अब अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि ये कई तरीके के फ्लू हैं, डॉग फ्लू, स्वाइन फ्लू या फिर बर्ड फ्लू की अगर बात की जाए, इस तरीके की कई फ्लू हैं वो फैलते हैं इन दिनों में। सर्दियों में खासतौर पर ये फ्लू क्यों आते हैं? एक्चुअली मैंने बताया आपको, बर्ड फ्लू जो है, बर्ड फ्लू का बहुत बड़ा रिजर्वायर है। लगभग सारी माइग्रेटरी बर्ड्स में, जो डोमेस्टिक बर्ड्स हैं या जितने भी जो डक बर्ड्स हैं या जो कूज बर्ड्स हैं, तो इन सब में रिजर्वायर रूप में रहता है। ठीक है, और बहुत सारे इसमें नॉन पैथोजेनिक होते हैं जो इनके अंदर बीमारियां नहीं करते हैं, कुछ पैथोजेनिक होते हैं जो इनके अंदर बीमारियां करते हैं, और कभी कभी वो बीमारियां जो करते हैं उनकी डेथ होने की वजह से उनसे हम लोग कॉन्टेक्ट करते हैं और एक्सीडेंटली वो कैटल्स में, जैसे गाय है, भैंस है, इनमें जाता है और कभी कभी ह्यूमन बीइंग फैलाता है, वहां से उसका ट्रांसमिशन हो सकता है दूसरे लोगों को। सर्दियों में क्यों होता है? बिकॉज सर्दियों का जो टेम्परेचर होता है वो वायरस के लिए बड़ा फेवरेबल होता है, इसके लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है, इसमें वायरस बड़ा अच्छा से ग्रो करता है कुछ, तो इसलिए सर्दियों में कोल्ड कफ और देखना है आपको फ्लू, चाहे ह्यूमन फ्लू हो, चाहे बर्ड फ्लू हो, चाहे स्वाइन फ्लू हो, नॉर्मली जो है सितंबर अक्टूबर से लेके जनवरी फरवरी के बीच में होते हैं। इसलिए जो हम लोग बात करते हैं स्वाइन फ्लू का भी जो वैक्सीन देते हैं जनवरी वो जून के आसपास देते हैं, सो दैट मानसून आने से पहले हम सबके बीच में इम्यूनिटी आ जाए और हम स्वाइन फ्लू वगैरह से बच सकें। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस समय, खाली भारत सरकार को नहीं, दुनिया की सभी सरकारों को जितने ऐसे फ्लू आ रहे हैं इन सभी वैक्सीन के डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, बिकॉज जितना हम पैसा डिफेंस में खर्च कर रहे हैं, वेपन पे खर्च कर रहे हैं, उतना शायद हेल्थ पे खर्च नहीं कर रहे हैं। इंडिया की जीडीपी का हम लोग 1.25% खर्च करते हैं हेल्थ पे, जो बहुत कम है डेवलप्ड कंट्रीज से। तो वैक्सीन डेवलपमेंट पे हमें काम करना चाहिए, जितनी बीमारियों को हम बचा सकते हैं, वैक्सीन से कवर कर सकते हैं, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। बड़े प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, जैसे हमने कोविड में काम किया, ऐसा ही हम वैक्सीन डेवलपमेंट में ऑलरेडी इसकी वैक्सीन बनी हुई है H5N1 की, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके हर जगह रखनी चाहिए, सो दैट इसको प्रिवेंट करके हम बचा सकें। और जो हाई रिस्क लोग हैं, जो
डॉक्टर्स हैं, पोल्ट्री फार्म वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं वहाँ के, उनको तो जरूर लगवानी चाहिए हर साल। जी, और डॉक्टर डीके गुप्ता, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से जो फ्लू होते हैं, अगर वो फ्लू हम उससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं, हमें वो मान लीजिए हमें फ्लू हो गया है, तो हमें फर्स्ट एड के लिए उस वक्त पर क्या करना चाहिए डॉक्टर के पास जाने से पहले या किसी भी हॉस्पिटल में जाने से पहले? तब तक हमें किस तरीके से अपना प्राथमिक उपचार करना चाहिए? अभी तो देखिए, जिस टाइम कोरोना फैला हुआ है, अगर हमें ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, कोल्ड, कफ, फीवर, सोर थ्रोट है, गले में है, हाई ग्रेड फीवर है, तो ऐसे में सबसे पहले हम आइसोलेट हो जाएंगे, अपने मास्क का यूज करना चाहिए, और अगर तुरंत डॉक्टर सलाह लीजिए, आजकल टेलीमेडिसिन पॉसिबल है, और उसके बाद अगर आपको डाउट है कोरोना है तो कोरोना का टेस्ट कराएं, डॉक्टर कहता है, अगर कोई कहता है, डॉक्टर कहता है बर्ड फ्लू है तो बर्ड फ्लू का टेस्ट कराएं, तो दैट आपको उसी के हिसाब से दवाई आपकी चालू की जाए। जी, तो इस तरीके से हमें सबसे पहले आइसोलेट करना होगा खुद को, और उसके बाद हमें डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। जी, ये फ्लू बढ़ता नहीं है क्योंकि कोई शुरुआत में कोई दवाई या फिर गर्म पानी अगर हम पीते हैं या कुछ और इस तरीके से कुछ आयुर्वेदिक तरीके होते हैं जो घरेलू नुस्खे भी जिन्हें कहा जाता है, इस तरीके का कोई नुस्खा शुरुआत में? तो एक तो अच्छी बात है कि जो हम बर्ड फ्लू की बात करें, इसलिए मेडिसिन अवेलेबल है हमारे पास। सेमी फ्लू है, इसको असिटामिनोफेन के नाम से मार्केट में आ रही है। इसके अलावा 2-3 दवाइयां और हैं जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो बिल्कुल फुल्ली इफेक्टिव हैं। तो अगर कोई डाउट हो रहा है आपकी, मैंने फिर बताया, तो प्रोफाइलेक्टिकली भी हम इसकी दवाई दे सकते हैं, और जब तक रिपोर्ट नहीं आती, सो दैट हमसे कॉम्प्लिकेशंस को बचा सकें। दूसरा, रही बात आप कह रहे हैं कि जो आयुर्वेदिक और ये सब सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, स्टीम लेना, गरारे करना, गार्गल्स करना या एम्बलाइज करना, ये एज पर रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ती है, बट इसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। इससे ऐसा नहीं है कि हम वायरस को मार देंगे। हाँ, ये कि हम सिम्टोमेटिक सपोर्ट मिल सकता है, हमारा नाक खुल जाएगी, गला खुल जाएगा, तो वो इन्फेक्शन थोड़ा हो सकता है कम हो जाए, बट इससे कोई कंफर्मेटरी प्रूफ नहीं है कि इससे कोई आपकी बीमारी में आप क्योर मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये भी है ना कि कई बार हमें गलतफहमी हो जाती है कि हम इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो ऐसे में अगर ऐसे कोई लक्षण आते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हमें राहत मिल सकती है। नहीं, बिल्कुल सही बात। मैं कह रहा सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, तो आपको जब हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो 2 बातों का ध्यान रखते हैं। अगर एंटीवायरल देना है, अगर वायरस दवाई है, अगर कोई बैक्टीरिया की वजह से एंटीबैक्टीरियल ड्रग देना है, साथ में हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे बुखार के लिए पैरासिटामोल देते हैं, खांसी के लिए कोट कफ सिरप देते हैं, गार्गल्स कराते हैं, गले में दर्द है कुछ है, अगर नाक बंद है तो नेजल ड्रॉप डालते हैं, स्टीम दिलवाते हैं। तो ये कुछ हमारा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है जिसमें एंटीबायोटिक्स होती हैं और एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं। इसके अलावा जितनी भी दवाइयां दूसरी होती हैं उनको हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। आइदर वो एलोपैथिक हो सकती हैं, आयुर्वेदिक हो सकती हैं, या सिंपल स्टीम लेना और गरल करना हो सकता है। जी, और अगर कोरोना से तुलना की जाए बर्ड फ्लू की, तो कितना खतरनाक है या कितना कम खतरनाक है कोरोना से? बहुत खतरनाक। कोरोना का जो मॉर्टेलिटी रेट है वो शायद 0.5% से भी कम है, बिकॉज बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक केसेस ऐसे थे जिनकी हम जांच नहीं कर पाते। ऑफिशियली भी हम बात करें तो कोरोना का जो डेथ रेट है अराउंड 1.4-1.5% इंडिया में, और इसका जो बता रहे हैं, हम फिर बता रहे हैं, ध्यान से सुन लें, 60% मॉर्टेलिटी रेट है, 60%। तो इसलिए अगर किसी को हो गया तो ये बड़ा डिफिकल्ट है किसी को बचाना, तो इसलिए प्रिवेंशन इज क्योर। अभी हम जैसे कोरोना में बात कर रहे हैं तो इसके लिए ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अच्छी बात क्या है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अभी नहीं हो रहा है और होता भी नहीं, देखा भी नहीं गया। लेकिन अगर आप ह्यूमन जो है, अगर किसी इन्फेक्टेड बर्ड के कांटेक्ट में आएंगे तो उनको चांसेस है होने के, और अगर ये रेप्लिकेशन बढ़ता है तो कभी कभी मतलब एपिडेमिक या पेंडेमिक भी हो सकते हैं और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो सकता है अगर इसमें कोई म्यूटेशन हो जाए। तो इसलिए हमें बहुत सीरियसली इसमें काम करना चाहिए, सरकार को भी, पब्लिक को भी। पूरी एडवाइजरी ड्रग जो उसकी सरकार ने उनको फॉलो करना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी गाइडलाइंस सरकार देनी चाहिए, और हम सबको उन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर डीके गुप्ता मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से बर्ड फ्लू के बारे में आपने सुना, डॉक्टर डीके गुप्ता बता रहे थे कि कोरोना वायरस जितना खतरनाक है उससे कहीं ज्यादा ये बर्ड फ्लू खतरनाक हो सकता है। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि ये इंसानों में नहीं पाया जा रहा, अभी सिर्फ पक्षियों में पाया जा रहा है, और पक्षियों में ही इसको रोकने के लिए काम करना चाहिए। और इसके अलावा सरकार को भी डॉक्टर डीके गुप्ता ने सलाह दी है कि सरकार को इसकी वैक्सीन क्योंकि पहले से बन चुकी है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाई जाए, उसका उत्पादन करवाया जाए और जगह जगह पर रखा जाए, जिला स्तर पर भी रखा जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर डीके गुप्ता, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और दर्शकों से भी ये अपील है कि जिस तरीके से आप कोरोना से खुद का बचाव कर रहे हैं उसी तरीके से बर्ड फ्लू से भी बचाव करते रहें, इसी में हमारी भलाई है। एएनबी न्यूज पर इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अब बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।
लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक